चाइना ईरान का पैसा सिंपली रिलीज क्यों नहीं करता? ये सवाल बार बार उठता है। अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान के हैं और कुछ फंड्स चाइना जैसी कंट्रीज में पार्क्ड हैं, तो उन्हें वापस ट्रांसफर क्यों नहीं किया जाता? निगोशिएशंस का इंतजार क्यों होता है? और हर दफा यूनाइटेड स्टेट्स का रोल इतना सेंट्रल क्यों होता है? जवाब सिंपल नहीं है, क्योंकि ईरान के फ्रोजन एसेट्स सिर्फ पैसा नहीं, ये एक पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है, जहां इकोनॉमिक्स और पावर डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। ईरान के फ्रोजन एसेट्स कोई एक सिंगल पूल या ट्रेजर चेस्ट नहीं है। ये स्कैटर्ड हैं अक्रॉस कंट्रीज, करेंसीज और लीगल सिस्टम्स। कहीं ये ऑयल सेल रेवेन्यूज हैं जो फॉरेन बैंक अकाउंट्स में हैं, कहीं एस्क्रोड पेमेंट्स हैं, कहीं ब्लॉक्ड बैलेंसेस हैं और कहीं डेकेड्स पुराने लीगल क्लेम्स के साथ टाइड हैं। इसलिए जब लोग कहते हैं कि ईरान अपना पैसा ले क्यों नहीं लेता, तो वो एक सिंप्लीफाइड इमेज एज्यूम कर रहे होते हैं, जबकि रियलिटी काफी फ्रेगमेंटेड है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? इस स्टोरी की रूट्स 1979 में है। ईरानियन रेवोल्यूशन और हॉस्टेज क्राइसिस के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरानियन गवर्नमेंट के एसेट्स फ्रीज कर दिए, रफली $12 बिलियन। लेकिन फिर 1981 में अल्जायर्स अकॉर्ड्स के तहत इस पैसे का मेजर हिस्सा रिलीज भी हुआ। कुछ ईरान को वापस गया, कुछ डेट रीपेमेंट्स में चला गया और कुछ एस्क्रो अकाउंट्स में शिफ्ट कर दिया गया क्लेम्स सेटल करने के लिए। फिर भी कुछ एसेट्स फ्रीज ही रहे और वक्त के साथ नए रिस्ट्रिक्शंस ऐड होते गए। 2000s के बाद सैंक्शंस ने पूरी डायनामिक्स चेंज कर दी। ये सिर्फ इकोनॉमी को टारगेट नहीं करते, ये फाइनेंशियल एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। यूएन रेजोल्यूशंस ने न्यूक्लियर लिंक्ड एंटिटीज के एसेट्स फ्रीज किए और यूएस सैंक्शंस ने बैंकिंग, शिपिंग और एनर्जी सेक्टर्स को हिट किया। फिर 2015 में JCPOA आया, टेम्पररी रिलीफ मिला, मगर 2018 में यूएस विड्रॉल के बाद सैंक्शंस फुल फोर्स के साथ वापस आ गए और यहीं से ईरान का पैसा फिर से स्टक हो गया। नॉट स्टोलन, नॉट डिसअपीयर्ड, जस्ट इमोबिलाइज्ड विद इन द सिस्टम। अब सवाल, ये पैसा है कहाँ? ये पैसा ग्लोबली स्प्रेड है। अराउंड $7 बिलियन इन साउथ कोरिया, ओवर $6 बिलियन ओड बाय इराक, अबाउट $1.5 बिलियन इन जापान, रफली $1.6 बिलियन इन लग्जमबर्ग और चाइना में ऑयल रेवेन्यूज लिंक्ड फंड्स जो टेंस ऑफ बिलियंस तक एस्टिमेट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ नुआंस समझना जरूरी है, ये सब एक जैसी कैटेगरी में नहीं आते। कुछ फ्रोजन बैंक बैलेंसेस हैं, कुछ ट्रेड रेवेन्यूज हैं और कुछ रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक यूजेस के लिए अलाउड हैं, लाइक ह्यूमैनिटेरियन इंपोर्ट्स। इसीलिए एग्जैक्ट ग्लोबल टोटल कभी क्लियर नहीं होता। नाउ द चाइना क्वेश्चन और रियलिटी चेक कि चाइना ईरान का पैसा रिलीज क्यों नहीं करता। सबसे पहले, कई केसेस में ये पैसा ट्रेडिशनल सेंस में फ्रोजन भी नहीं होता। ईरान खुद कुछ फंड्स को ऑनगोइंग रेवेन्यूज के तौर पर डिस्क्राइब करता है, यानी ये कंटिन्यूस फ्लोज हैं, नॉट लॉक्ड रिजर्व्स। लेकिन ये फंड्स चाइनीज बैंक्स के थ्रू सर्कुलेट करते हैं और ये बैंक्स ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। ऐसा सिस्टम जहां यूएस सैंक्शंस वायलेट करने का मतलब हो सकता है एक्सेस लॉस टू इंटरनेशनल मार्केट्स, हैवी फाइनेंशियल पेनल्टीज और डॉलर बेस्ड ट्रांजैक्शन से एक्सक्लूजन। तो इवन चाइना अपनी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के बावजूद रिस्क फ्री डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए जस्ट रिलीज इट एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। एंड देन इवन व्हेन मनी मूव्स, कंट्रोल रिमेन्स। अगर पैसा रिलीज हो भी जाए तो क्या ईरान उसे फ्रीली यूज कर सकता है? जरूरी नहीं। 2023 प्रिजनर स्वैप डील को देखिए। $6 बिलियन साउथ कोरिया से कतर ट्रांसफर हुए, लेकिन टाइटली कंट्रोल्ड फ्रेमवर्क के अंडर। फंड सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन गुड्स, फूड, मेडिसिन, एग्रीकल्चर के लिए यूज हो सकते थे। ईरान की गवर्नमेंट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं दी गई। सो टेक्निकली पैसा मूव हुआ, बट फाइनेंशियल सॉवरेनिटी ट्रांसफर नहीं हुई। इराक का केस और भी इंटरेस्टिंग है। इराक ईरान का बिलियंस का डेटर है एनर्जी इंपोर्ट्स की वजह से, लेकिन पेमेंट्स यूएस सैंक्शंस वेवर्स के थ्रू प्रोसेस होती हैं। और फिर भी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ईरान को डायरेक्ट अनरिस्ट्रिक्टेड कैश न मिले, यानी सिस्टम अलाउ करता है मगर कंट्रोल के साथ। अब ओवरऑल पिक्चर देखें, ये पैसा असल में क्या बन चुका है? अ जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप। आज के निगोशिएशंस में ये फंड्स लिंक्ड हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम, रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स और सैंक्शंस रिलीफ के साथ। ये सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं, ये निगोशिएशंस लेवरेज है। और यहाँ एक डीपर रियलिटी समझ आती है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम न्यूट्रल नहीं है। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जहाँ ओनरशिप से ज्यादा एक्सेस कंट्रोल मैटर करता है, और एक्सेस का कंट्रोल उनके पास होता है जो सिस्टम डिजाइन करते हैं और इन्फोर्स करते हैं। यहाँ तक कि वो कंट्रीज भी जो पॉलिटिकली यूएस को चैलेंज करती हैं।
फाइनेंशियली इसी सिस्टम के अंदर ऑपरेट करती हैं। तो आप जब सुनते हैं कि चाइना ईरान का पैसा रिलीज क्यों नहीं करता, शायद सवाल ही इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये सिर्फ चाइना का मसला नहीं और सिर्फ ईरान का भी नहीं। ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जहां पैसा एग्जिस्ट करता है लेकिन फ्रीली एक्सेसिबल नहीं होता, जहां बिलियंस पेपर पर मौजूद होते हैं मगर रियल कंट्रोल किसी और के पास होता है। और फिर असल सवाल ये बनता है, अगर पैसा भी डिप्लोमेसी का टूल बन जाए तो कंट्रोल किसके पास है? द कंट्री दैट अर्नड इट, या वो सिस्टम जो डिसाइड करता है कि ये कब, कैसे और किस कंडीशन पर मूव करेगा?